अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम हमने डी ब्लॉक एलिमेंट्स की फर्स्ट सीरीज़ की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पर डिस्कस किया था। आज हम सेकंड प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, सेकंड कैरेक्टरिस्टिक पढ़ेंगे किसका, डी ब्लॉक एलिमेंट्स की फर्स्ट सीरीज का। स्कैंडियम से लेकर जिंक तक हम इनकी प्रॉपर्टीज़ पे डिस्कस करेंगे। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ लिया, अब हम पढ़ेंगे एटॉमिक रेडियाई और कोवलेंट रेडियाई ऑफ फर्स्ट सीरीज ऑफ डी ब्लॉक। ये जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं इनकी जो फर्स्ट सीरीज है उनकी ना हम एटॉमिक रेडियाई और कोवलेंट रेडियस की अगर हम बात करें कि एटॉमिक रेडियस उनका कैसे चेंज होता है, स्कैंडियम टू जिंक की बात हो रही है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे लिखा है कि अगर आप फर्स्ट सीरीज ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स का एटॉमिक रेडियस देखें तो मैंने लिखा स्कैंडियम से लेकर निकिल तक, स्कैंडियम से लेकर निकिल मिलेगा, स्कैंडियम से लेकर जिंक तक होती है फर्स्ट सीरीज। तो स्कैंडियम से लेकर निकिल तक एटॉमिक रेडियस जो होता है ना वो कम होता है, याद रखो। मैंने लिखा है स्कैंडियम से लेकर निकिल तक एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होता जाता है। क्यों डिक्रीज होता है? बिकॉज न्यूक्लियर चार्ज मीन्स प्रोटॉन बढ़ते रहते हैं, और आपने पढ़ा है कि लेफ्ट टू राइट प्रोटॉन बढ़ने से साइज कम होती है। तो यहाँ पर भी यही रीज़न है कि स्कैंडियम से लेकर निकिल तक एटॉमिक रेडियस कम होता जाता है, क्योंकि न्यूक्लियस में चार्ज बढ़ती है तो जिसकी वजह से साइज कॉन्ट्रैक्ट होती जाती है, ठीक है। यहाँ पर सिर्फ निकिल तक, ठीक है, तो एटॉमिक रेडियस कम होता है। अच्छा, एटॉमिक रेडियस डिक्रीज तो होता है लेकिन थोड़ा थोड़ा होता है, ज़्यादा नहीं, मतलब कि सबका होता है ऐसा थोड़ा थोड़ा था, ठीक है, ठीक है। तो स्कैंडियम से लेकर जिंक तक एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होता है क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज बढ़ती है, लेकिन फिर आगे जो है ना निकिल तक डिक्रीज होता है। फिर निकिल के बाद कौन आता है? कॉपर और जिंक। फिर निकिल के बाद ना एटॉमिक रेडियस ना थोड़ा बढ़ना शुरू हो जाता है, फिर निकिल के बाद कॉपर का ज़्यादा, फिर उसके बाद जिंक का ज़्यादा हो जाता है। तो निकिल तक डिक्रीज होता है, फिर निकिल के बाद इंक्रीज हो जाता है, याद रखना, ठीक है। मैंने लिखा है कि बट निकिल टू जिंक एटॉमिक रेडियस इंक्रीज हो जाता है। अब आप पूछेंगे निकिल से आगे कौन आता है? कॉपर और जिंक। इनका कॉपर और जिंक का इंक्रीज क्यों हो जाता है, हालांकि उनके अंदर भी न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो रही है। तो मैंने लिखा है एक्चुअली वजह ये है कि निकिल के अगर आप देखें तो 3d8 4s2 होता है। कॉपर का एक्चुअली कॉपर और जिंक का इसलिए रेडियस इंक्रीज हो जाता है क्योंकि कॉपर और जो जिंक है ना इनका डी ऑर्बिटल फुलफिल हो जाता है। क्या हो जाता है? फुलफिल्ड। तो जब फुलफिल्ड हो जाता है ना इनका, तो आपको पता है कि कॉपर और जिंक का डी ऑर्बिटल फुल हो जाता है, कंप्लीटली फिल्ड होता है। तो इस कंप्लीटली फिल्ड होने की वजह से क्या होता है कि कॉपर और जिंक के जो डी ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो फुल होते हैं। फुल होने की वजह से ये डी वाले इलेक्ट्रॉन, ये जो 4s है ना, इसको रिपल करते हैं। क्या करते हैं? रिपल्शन। तो इन डी इलेक्ट्रॉनों की 4s के साथ रिपल्शन ज़्यादा हो जाती है कंप्लीटली फिल्ड की वजह से, जिसकी वजह से ये 4s थोड़ा दूर चला जाता है। 4s दूर चला जाता है तो क्या हो जाती है? साइज थोड़ी सी, रेडियस थोड़ा सा बढ़ जाता है, एक्सपेंड हो जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से निकिल के बाद कॉपर और जिंक का रेडियस थोड़ा इंक्रीज हो जाता है। उसकी वजह क्या है? कंप्लीटली डी ऑर्बिटल फिल्ड होने की वजह से। तो ये फुल होता है, कंप्लीटली ऑर्बिटल फिल्ड होता है, तो बहरहाल जिसकी वजह से इन डी इलेक्ट्रॉनों का 4s पे रिपल्शन पड़ती है, जिसकी वजह 4s थोड़ा दूर हो जाता है, और रिजल्टिंग क्या होता है कि थोड़ा इंक्रीज हो जाता है एटॉमिक रेडियस, ठीक है। ये तरह मैंने लिखा है कि निकिल से आगे जिंक तक एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होता है। वजह ड्यू टू कंप्लीट डी ऑर्बिटल्स, क्योंकि इनका डी ऑर्बिटल कंप्लीट होता है तो 4s का रिपल, एंड हैंस रिपल्शन बिटवीन 3d एंड 4s इलेक्ट्रॉन क्या हो जाती है? बढ़ जाती है, ठीक है, जिससे साइज भी बढ़ जाती है। उसके बाद आ जाए थर्ड प्रॉपर्टी कौन सी है? आयोनाइजेशन पोटेंशियल। अब हम आयोनाइजेशन पोटेंशियल की बात करें, वैसे आपको पता है अगर हम बात करें पीरियोडिक टेबल में हमने पढ़ चुका है, हमने कहा है कि S ब्लॉक आता है, फिर D आता है, फिर P आता है। तो S ब्लॉक जो एलिमेंट्स है, आप मैंने कहा ना अगर आप लेफ़्ट टू राइट जाएंगे, जैसे आप लेफ़्ट टू राइट जाते हैं, अगर मैं आपको थोड़ा सा यहाँ समझा दूँ, ये आपको पता है, देखिए जैसे ये है, ये S ब्लॉक, ठीक है, और फिर ये इस तरीके से ये P ब्लॉक होता है, और फिर ये इस तरीके से ये D ब्लॉक, ये B ब्लॉक, ये S ब्लॉक होता है, और ये D ब्लॉक, और ये P ब्लॉक, ठीक है। आपको पता है कि अगर आप लेफ्ट टू राइट जाते हैं ना, ऐसे लेफ्ट टू राइट, तो साइज डिक्रीज होती है। तो याद रखो लेफ्ट टू राइट जाने से जो आयोनाइजेशन पोटेंशियल है
वो आयोनाइजेशन पोटेंशियल क्या होती है लेफ्ट और राइट जाने से, वो इंक्रीज हो जाती है। याद रखो। अब आप मुझे खुद बताओ कि आयोनाइजेशन पोटेंशियल लेफ्ट टू राइट क्या होती है, इंक्रीज होती है। अगर लेफ्ट टू राइट आयोनाइजेशन पोटेंशियल इंक्रीज होती है तो इसका मतलब है एस ब्लॉक जो एलिमेंट्स है उनकी आयोनाइजेशन पोटेंशियल बहुत कम होती है, उनके इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए एनर्जी बहुत कम लगती है, तो इनकी कम है और पी वालों की ज़्यादा है। तो अब आप मुझे खुद बताओ कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स कहाँ हैं, वो इंटरमीडिएट बीच में पड़े हुए हैं। तो इसका मतलब है कि इनकी पोजीशन से ही ये पता चल रहा है कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स की जो आयोनाइजेशन पोटेंशियल है वो एस और पी के इंटरमीडिएट होती है, उनके दरमियान होती है, क्योंकि एस की सबसे कम, डी की उससे ज़्यादा, डी से बड़ी किसकी ज़्यादा, पी की ज़्यादा होती है। तो इस तरीके से डी की बीच में आए तो डी का हम कह सकते हैं कि डी वालों की आयोनाइजेशन पोटेंशियल एस वालों से ज़्यादा है और पी वालों से कम, क्योंकि लेफ्ट और राइट आयोनाइजेशन पोटेंशियल बढ़ती है। तो इस तरीके से याद रखो कि डी, तो मैंने लिखा है आयोनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट डी वालों की इंटरमीडिएट होती है। किसके इंटरमीडिएट, बिटवीन एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के इंटरमीडिएट, दरमियानी होती है। ठीक है, मैंने लिखा है कि आयोनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स की एस ब्लॉक से क्या होती है, ज्यादा होती है, और पी ब्लॉक से मैंने लिखा है कम होती है। ठीक है, अच्छा अब इनकी आयोनाइजेशन पोटेंशियल, वैसे आपको पता है कि ये जो आयोनाइजेशन पोटेंशियल होती है ना, तो अब अगर हम देखें कि ये रिएक्टिविटी जो होती है, रिएक्टिविटी आयोनाइजेशन पोटेंशियल के साथ इनवर्सली होती है। क्या होती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। आयोनाइजेशन पोटेंशियल के साथ क्या होती है, इनवर्स होती है। तो अब आप मुझे बताओ कि इस ट्रांजिशन एलिमेंट्स की जो आयोनाइजेशन पोटेंशियल है वो इंटरमीडिएट है, एस और पी ब्लॉक के दरमियान है। तो इस दरमियान होने की वजह से हम ट्रांजिशन एलिमेंट से इस प्रॉपर्टी की वजह से हम ये सजेस्ट कर सकते हैं कि इनकी जो रिएक्टिविटी, अगर आयोनाइजेशन पोटेंशियल एस और पी के दरमियान में, तो हम ये भी तो कह सकते हैं ना कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स की जो रिएक्टिविटी है वो भी एस और पी के इंटरमीडिएट है। कैसे आपको पता है, मैंने कहा रिएक्टिविटी आईपी के साथ क्या, इनवर्स है। अब सबसे आईपी कम किसकी, सबसे आईपी एस ब्लॉक वालों की आयोनाइजेशन पोटेंशियल कम, तो ये रिएक्टिविटी इनकी ज़्यादा होती है, और पी वालों की आयोनाइजेशन पोटेंशियल ज़्यादा, तो इनकी रिएक्टिविटी कम होती है। लेकिन मुझे आप बताओ डी ब्लॉक एलिमेंट्स की एस वालों से आईपी क्या है, ज़्यादा है, तो एस वालों के मुकाबले में एपी, इस डी वालों की रिएक्टिविटी कम, और पी वालों के मुकाबले में इसकी आईपी क्या है, कम, तो पी वालों के मुकाबले में डी वालों की रिएक्टिविटी ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लिखा है कि हम इस इंटरमीडिएट ट्रांजिशन एलिमेंट्स की आईपी होने की, हम इससे ये सजेस्ट कर सकते हैं कि जो रिएक्टिविटी होती है ट्रांजिशन एलिमेंट्स की वो क्या होती है, वो भी इंटरमीडिएट होती है। देखो मैंने लिखा है एस वालों से रिएक्टिविटी कम, सबसे ज़्यादा एस वालों की रिएक्टिविटी ट्रांजिशन की, उसके बाद पी वालों की। तो ट्रांजिशन एलिमेंट्स की जो रिएक्टिविटी है एस वालों से कम होती है और पी वालों से ज़्यादा होती है। क्यों, क्योंकि इनकी आयोनाइजेशन पोटेंशियल इंटरमीडिएट होती है, इस वजह से। एक तो ये भी हम कह सकते हैं, और आपको ये पता है कि जिनकी आयोनाइजेशन पोटेंशियल बहुत लो होती है वो इलेक्ट्रॉन लॉस करते हैं, कैटायन बनाते हैं, फिर वो आयोनिक बॉन्ड बनाते हैं। याद रखो, तो जो एस ब्लॉक वाले एलिमेंट्स हैं इनकी आयोनाइजेशन पोटेंशियल बहुत कम होती है, इसलिए ये जब भी किसी के साथ मिलते हैं तो आयोनिक बॉन्ड बनाते हैं, अपना इलेक्ट्रॉन लॉस करते हैं, आयन बनाते हैं, फिर उसके बाद आयोनिक अट्रैक्शन लगा। ठीक है, इस तरीके से कि एस ब्लॉक वाले एलिमेंट्स की आईपी कम है तो लो आईपी वाले क्या करते हैं, आयोनिक बॉन्ड बनाते हैं, और पी वालों की आयोनाइजेशन पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है, तो ज़्यादा होने की वजह से पी वाले क्या करते हैं, कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं। क्या बनाते हैं, कोवलेंट बॉन्ड। अब आप मुझे बताओ जो डी ब्लॉक वाले एलिमेंट्स है उनकी तो आईपी एस और पी के इंटरमीडिएट है, दरमियान में है, तो हम ये भी तो कह सकते हैं कि डी ब्लॉक वाले एलिमेंट्स की जो आयोनाइजेशन पोटेंशियल है वो इंटरमीडिएट है। तो इस इंटरमीडिएट से हमें ये पता चला है कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स वाले कोवलेंट भी बना सकते हैं और आयोनिक बॉन्ड भी बना सकते हैं, कोवलेंट कंपाउंड भी बना सकते हैं, आयोनिक कंपाउंड भी बना सकते हैं। मैंने कहा ना, लो वाले आयोनिक कंपाउंड बनाते हैं, हाई आयोनाइजेशन पोटेंशियल वाले कोवलेंट बनाते हैं, लेकिन डी ब्लॉक वाले जो इंटरमीडिएट है तो इसका मतलब है इनकी आयोनाइजेशन पोटेंशियल इंटरमीडिएट होने की वजह से, तो हम ये भी तो कह सकते हैं दीज एलिमेंट्स में फॉर्म आइदर आयोनिक या कोवलेंट, ये कोवलेंट भी बना सकते हैं और आयोनिक भी बना सकते हैं। ठीक है, क्योंकि इनकी जो आयोनाइजेशन पोटेंशियल है वो इंटरमीडिएट है, इसलिए वो आयोनिक है। वो डिपेंड करता है कंडीशन पे, वो डिपेंड करता है कंडीशन पे आयोनिक बनेंगे या कोवलेंट। मैंने लिखा जनरली आयोनिक कंपाउंड लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट, जब ये कम ऑक्सीडेशन स्टेट में होते हैं ना, लोअर चार्ज में होते हैं, तो ये फिर क्या, इनके अंदर आयोनिक करैक्टर होते हैं, आयोनिक कंपाउंड होते हैं। और कोवलेंट कब बनाते हैं, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में, जब इनके ऊपर चार्ज ज़्यादा होती है तो उस कंडीशन में इनके अंदर कोवलेंट करैक्टर होते हैं, कोवलेंट कंपाउंड नेचर होते हैं। और जब इनकी चार्ज कम होती है तो फिर इनके ऊपर क्या होती है, जैसे आपको पता है आयरन है,
अगर आप देखें आयरन के बारे में, जैसे यहाँ पर अगर आपसे पूछे तो आयरन क्लोराइड, इसमें +2 चार्ज है, और एक होता है ये फेरिक क्लोराइड, ये फेरस क्लोराइड है, ये फेरिक। अब मुझे बताओ यहाँ पर आयरन के ऊपर कितनी चार्ज 3 और यहाँ पर 2 चार्ज है, तो इसका मतलब है हमने कहा कि जहाँ चार्ज ज़्यादा होगी वहाँ कोवलेंट कैरेक्टर भी होंगे। तो इसका मतलब है अगर आपसे पूछे इनमें से कोवलेंट कैरेक्टर किसके ज़्यादा है, तो आप कहेंगे फेरिक क्लोराइड में ज़्यादा है, क्योंकि फेरिक के ऊपर ज़्यादा चार्ज। तो याद रखो ये बात कि जब हायर ऑक्सीडेशन स्टेट होती है ना, तो उसमें कोवलेंट कैरेक्टर ज़्यादा होते हैं, तो वो कोवलेंट कंपाउंड नेचर होते हैं थोड़े बहुत, ठीक है। तो इस तरीके से हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में कोवलेंट नेचर और लोअर में आयोनिक होते हैं। नेक्स्ट कौन सी चौथी प्रॉपर्टी, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट। अगर हम बात करें कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स की, तो ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो होते हैं वो वेरी हार्ड होते हैं। ट्रांजिशन एलिमेंट्स मेटल होते हैं और मेटलों में काफ़ी स्ट्रॉन्ग मेटेलिक बॉन्ड होता है। तो इस वजह से हम कह सकते हैं कि ऑल ट्रांजिशन एलिमेंट्स, जितने भी ट्रांजिशन एलिमेंट्स है, इन सबकी मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हाई होती है। याद रखो हम बात करें फर्स्ट सीरीज की, तो मैंने यहाँ पर लिखा है कि इन सबकी जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होती है, सबकी स्कैंडियम से लेकर कॉपर तक जितने भी एलिमेंट है इन सबकी मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हाई होती है, सिवाय एक्सेप्ट जिंक, सिवाय जिंक को छोड़ के। जिंक की मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट कम होती है। आपसे पूछे जिंक की क्यों कम होती है, अब इसको समझना है तो उसके लिए मैं आपको तो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट के फैक्टर बता दूं थोड़े ट्रांजिशन एलिमेंट्स के लिए। आपको पता है मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड करती है बाइंडिंग फोर्स पे, बाइंडिंग एनर्जी पे। तो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बाइंडिंग फोर्स या बाइंडिंग एनर्जी। अगर बाइंडिंग फोर्स मींस एटम्स को मिलाने वाली फोर्स, एटम्स के दरमियान में जो फोर्स होती है उनको तोड़ने के लिए जो एनर्जी चाहिए, दैट्स कॉल्ड द बाइंडिंग एनर्जी। तो यहाँ पर अगर आप देखें, यहाँ पर मैंने लिखा है कि मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बाइंडिंग फोर्स पे डिपेंड करती है। अब बाइंडिंग फोर्स किस पे डिपेंड करती है, नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन पे डिपेंड करती है। तो अब आप मुझे बताओ, जिसमें एलिमेंट्स के अंदर अनपेड इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे, अनपेड इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे तो हम कहेंगे उनके एटमों में बाइंडिंग फोर्स ज़्यादा, बाइंडिंग फोर्स ज़्यादा तो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा। सॉरी। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर, अगर आप यहाँ पर देखें, अब डी का क्या कैसे, अगर आप तो डी के अंदर मुझे बताओ, डी के अंदर अनपेड इलेक्ट्रॉन होते नहीं। तो अगर आपसे पूछे डी की मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट कम क्यों है, क्योंकि डी के अंदर अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है। हमने कहा डी के अंदर अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो उनके एटमों में बाइंडिंग फोर्स बिल्कुल कम। बाइंडिंग फोर्स अगर कम होगी तो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी कम होगी। तो यही वजह है कि जिंक की अगर आपसे पूछे कि क्यों मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट कम होती है, तो आप कहेंगे डी की जो जिंक होता है उसका डी आर बी, मतलब उसके अंदर अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं होते। तो ड्यू टू एब्सेंस ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं होने की तो बाइंडिंग फोर्स भी नहीं होगी, बाइंडिंग फोर्स नहीं तो उनकी मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी कम होगी। तो मैंने लिखा है कि सिवाय जिंक को छोड़ के सबकी मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हाई होती है। वजह क्या है जिंक की, ड्यू टू कंप्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल, क्योंकि इनका डी ऑर्बिटल कंप्लीट फिल्ड था। तो उस कंप्लीट फिल्ड की वजह से दे हैव द लो बाइंडिंग फोर्स, तो उनके अंदर बाइंडिंग फोर्स कम होती है, ठीक है। तो उनकी बाइंडिंग एनर्जी बहुत कम होती है, तो उनके ठीक है, इसलिए वो जल्दी मेल्ट हो जाते हैं, उनकी मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही कम होती है, जल्दी मेल्ट हो जाते हैं। जिंक, सिर्फ जिंक नहीं, जिंक के जो भी ग्रुप है, मर्क्यूरी और कैडमियम, इनकी भी क्या होती है इस तरीके से। अब आप पूछेंगे कि मर्क्यूरी के अंदर भी डी ऑर्बिटल है तो वो लिक्विड क्यों होता है। एक्चुअली उनके अंदर एक तो अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं होते मर्क्यूरी में, जिसकी वजह से बाइंडिंग फोर्स वीक होती है। दूसरा ये कि मर्क्यूरी के जो एटम होते हैं उनकी साइज बड़ी होती है, और आपने ये भी पढ़ा है कि एटॉमिक साइज बड़ी होने से बाइंडिंग फोर्स भी कमजोर। तो मर्क्यूरी के एक अंदर तो अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं होते, जिसकी वजह से बाइंडिंग फोर्स कमजोर होती है। और दूसरा कि एटम की साइज मर्क्यूरी की ज्यादा बड़ी होती है जिंक से। तो मर्क्यूरी के एटम की साइज बड़ी होती है क्योंकि टॉप टू बॉटम साइज बढ़ती है, तो मर्क्यूरी की साइज ज्यादा होने की वजह से इनमें बाइंडिंग फोर्स और कम हो जाती है, तो और कम हो जाती है, जिसकी वजह से मर्क्यूरी लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तो ये थी मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट। अब आ जाते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट। अब हम ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें, हमने कहा ये जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं ना, इनकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है ना वो वेरिएबल होती है, फिक्स नहीं होती। इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज होती रहती है, ठीक है। याद रखो कि ये जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स की फर्स्ट सीरीज की बात करें हम, डी ब्लॉक ट्रांजिशन एलिमेंट्स की ऑक्सीडेशन स्टेट वेरिएबल होती है, मतलब वो कभी ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा लेते हैं, कभी कम लेते हैं। मुख्तलिफ ऑक्सीडेशन स्टेट अपने ऑक्सीडेशन स्टेट वेरी करते रहते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने लिखा है, अब सवाल ये आता है कि इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट वेरी क्यों होती है। जैसे आपको पता है फर्स्ट ग्रुप वाले जो एलिमेंट्स है वो +1 चार्ज लेते हैं, सेकंड वाले +2 चार्ज लेते हैं, लेकिन इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट फिक्स नहीं होती, मतलब कि ये कम भी लेते हैं ज़्यादा भी लेते हैं, ये मूडी है, ठीक है। इस तरीके से स्कैंडियम की बात करें,
अब आपको पता है स्कैंडियम, ऐसा क्यों करते हैं सर? स्कैंडियम अगर आपको पता है मेटल जब भी बॉन्ड बनाते हैं तो अपने इलेक्ट्रॉन लॉस करते हैं। अब मान लो स्कैंडियम के 4s में, ये 4s है ये 3d है, 4s में 2 इलेक्ट्रॉन है, अगर स्कैंडियम 2 इलेक्ट्रॉन 4s से देगा तो क्या +2 हो जाएगा। लेकिन स्कैंडियम जब भी मिलता है अगर ये 3d वाला भी देगा तो कितने 3+ चार्ज लेगा। तो स्कैंडियम जब भी मिलता है किसी के साथ तो 4s और 3d तीनों इलेक्ट्रॉन देता है, जिसकी वजह से स्कैंडियम +3 बना लेता है। लेकिन टाइटेनियम की बात करें तो टाइटेनियम जब भी बॉन्ड बनाएगा, टाइटेनियम जब 4s के 2 इलेक्ट्रॉन देगा बॉन्ड बनाने के लिए तो इसके ऊपर +2 आ जाएगी। लेकिन टाइटेनियम क्या करता है कि 4s के साथ साथ ना 3d वाला 1 इलेक्ट्रॉन भी देता है, जिसकी वजह से +3 भी बना लेता है। लेकिन कभी कभी टाइटेनियम का ये भी मूड होता है कि दोनों 4s और दोनों 3d, s और 3d दोनों के चारों इलेक्ट्रॉन भी दे देता है, जिसकी वजह से +4 भी बना लेता है। तो कहने का मतलब ये है कि टाइटेनियम 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करके 2+ भी बनाता है, कभी कभी 3 इलेक्ट्रॉन देता है 3+ भी, और कभी कभी तो चारों इलेक्ट्रॉन दे देता है, जिसकी वजह से +4 बना लेता है। तो कहने का मतलब है कि वेनेडियम 2 इलेक्ट्रॉन देगा s से खाली। आपको पता है जब भी कोई एटम बॉन्ड बनाता है तो अपने आउटर मोस्ट शेल वाले इलेक्ट्रॉन लॉस करता है, तो ये भी क्या करते हैं। लेकिन इनमें खास बात क्या होती है, ये आउटर मोस्ट शेल इनके कौन से s में, तो कितने इलेक्ट्रॉन है 2, तो ये अगर वेनेडियम आउटर मोस्ट 4s से देगा इलेक्ट्रॉन तो 2+। लेकिन ये क्या करता है वेनेडियम s के साथ साथ ना अपने d के इलेक्ट्रॉन भी दे देता है, बॉन्ड में शामिल करता है। क्यों करता है शामिल? तो उसका रीजन ये होता है, मैं आपको बताऊं, इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट आपसे पूछे वेरिएबल क्यों है। इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट वेरिएबल इसलिए है कि ये एलिमेंट्स ट्रांजिशन क्या करते हैं, ये अपने आउटर मोस्ट शेल 4s के साथ साथ ना ये 3d वाले इलेक्ट्रॉन भी शामिल कर देते हैं बॉन्ड, और जब 4s के साथ साथ 3d वाले इलेक्ट्रॉन भी शामिल हो जाएंगे तो इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ जाएगी और वेरी होती जाएगी। क्यों करते हैं सर 3d वाले? एक्चुअली क्या है ना, 3d और 4s, 3d ऑर्बिटल और 4s में जो एनर्जी का गैप है, जो एनर्जी का डिफरेंस है वो बहुत कम होता है। तो एनर्जी डिफरेंस कम होने की वजह से 4s वाले इलेक्ट्रॉन तो जब बॉन्ड बनाते तो 3d वाले भी बना लेते हैं। 3d वाले कहते हैं हमारी भी एनर्जी तकरीबन 4s जितनी है कि अगर 4s वालों को हक के बॉन्ड बनाने का तो हम भी बना सकते हैं। तो यही सिंपली कहने का मतलब है कि जो 4s वाले होते हैं उनके 2 इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं, लेकिन 3d वालों की भी एनर्जी तकरीबन उतनी होती है। तो वेनेडियम क्या करता है 4s के साथ साथ ना अपने 3d वाले इलेक्ट्रॉन भी क्या करता है, शामिल करता है बॉन्डिंग में, जिसकी वजह से इनकी ऑक्सीडेशन ज़्यादा भी हो जाती है और चेंज भी होती है। तो वेनेडियम 2 निकालेगा तो +2, लेकिन तीसरा भी निकालेगा क्योंकि d और s की ऑर्बिटल अप्रोक्सीमेटली सेम होती है, नियरली सेम होती है, जिसकी वजह से s के साथ साथ d वाले इलेक्ट्रॉन भी शामिल हो जाते हैं बॉन्डिंग में, जिसकी वजह से इनकी चार्ज बढ़ती जाती है, वेरी होती जाती है, डिफरेंट होती जाती है। ठीक है। क्रोमियम क्या करता है, एक s में 1 इलेक्ट्रॉन है, अगर क्रोमियम 1s का इलेक्ट्रॉन तो +1, लेकिन क्रोमियम 2 भी निकालता है, d से भी निकालेगा तो +2, 3 भी निकाल सकता है, 3+, 4+, 5+, इवन कि क्रोमियम जब जज्बाती हो जाता है तो 6 के 6 इलेक्ट्रॉन भी निकालता है और +6 भी बना लेता है। क्या बना लेता है? +6 भी। इसी तरह मैग्नीज की अगर हम बात करें तो मैग्नीज 4s से 2 इलेक्ट्रॉन निकालता है, +2, 3 निकाल सकता है, 4। मैग्नीज याद रखो कितने 7 इलेक्ट्रॉन भी निकाल सकता है और +7 चार्ज भी ले सकता है। तो s के साथ साथ d वाले इलेक्ट्रॉन भी बॉन्ड बना लेते हैं। वजह d और s वालों की जो है ना एनर्जी डिफरेंस बहुत कम होता है, जिसकी वजह से d के साथ साथ s वाले इलेक्ट्रॉन भी शामिल हो जाए, जिसकी वजह से इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट वेरी हो जाती है, चेंज। क्लियर हो गया बात? आयरन, और याद रखो फर्स्ट सीरीज में अगर आपसे पूछे सबसे ज्यादा चार्ज कौन लेता है तो फर्स्ट सीरीज में सबसे ज्यादा मैग्नीज लेता है। कितनी लेता है? 7 इलेक्ट्रॉन लेता है। तो इसके ऊपर कितनी होती है ये याद रखना, 7 4। फर्स्ट सीरीज में हाईएस्ट ऑक्सीजन स्टेट +7 होती है, वो भी मैग्नीज के ऊपर। अगर ओवरऑल पूछे तो +8 होती है ओस्मियम और रुदीनियम की। ठीक है, मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। अच्छा, आयरन इस तरीके से 2 निकालेगा +3, लेकिन कभी कभी आयरन 4 भी निकालता है, बहुत रेयर केसेस में, बहुत कम केसेस में 5 भी निकालता है। कोबाल्ट 2 भी निकालता है, 3 4 इलेक्ट्रॉन इस तरीके। निकल +2 +3, और कॉपर 1 इलेक्ट्रॉन निकालेगा 4 से +1, लेकिन डी से निकाल सकता है 1 तो +2, कभी कभी डी से 2 निकालेगा +3। और जिंक है ना, याद रखो जिंक हमेशा अपने फिर से 4s से इलेक्ट्रॉन निकालेगा। आप बोलेंगे 3d से क्यों नहीं निकाला? क्योंकि 3d उसका कंप्लीटली फुल्ड है उसका। ठीक है, तो कंप्लीटली फुल्ड होने की वजह से ये स्टेबल होता है। तो जिंक जब भी होगा तो अपने सिर्फ 4s के इलेक्ट्रॉन निकालेगा बाहर वाले और 2 इलेक्ट्रॉन और +2 बना लेगा। क्लियर है? लेकिन 3d वाले नहीं निकाले क्योंकि 3d इसका फुल फील्ड है। तो इसका 3d फुल फील्ड है तो क्या होगा खुद बताओ? तो इसका 3d फुल ये नहीं निकाले। अब आप पूछेंगे ना सर तो कॉपर का भी तो d फुल है,
तो कॉपर का भी डी फुल है, तो एस ने 1 इलेक्ट्रॉन निकाला है, तो कॉपर का भी तो डी फुल है, वो क्यों निकाल रहा है? एक्चुअली जो कॉपर के डी में जो इलेक्ट्रॉन है ना D10 में, वो किसका है? वो एस का ही होता है, तो एस वापस भी ले लेता है। जब एस बॉन्ड बना लेता है, एस वाला चला जाता है, तो कॉपर क्या करता है कि जो डी के अंदर एस वाला इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो गया था वो भी इलेक्ट्रॉन निकाल देता है और +2। लेकिन जिंक के डी में अपने इलेक्ट्रॉन है, एस के नहीं है, तो इसलिए वो खाली एस वाले निकालेगा, उसका डी फुल होता है, फुल स्टेबल होता है, इसलिए वो डी में से एक इलेक्ट्रॉन नहीं निकाल पाता। और कॉपर क्या करता है, इसका एस में से इलेक्ट्रॉन लेकिन डी में इसलिए निकलता है, डी हालांकि फुल है इसका भी, ये भी तो नहीं निकाले ना, लेकिन डी में इसका जो इलेक्ट्रॉन है वो एस का होता है बेसिकली, इसलिए वो लॉस कर देता है। लेकिन कभी कभार अब इलेक्ट्रॉन अगर 10 से निकल जाएगा, लेकिन बहुत कम केसेस में ना ये डी से एक और भी निकाल सकता है, बहुत कम केसेस में। ठीक है, अब आप मुझे बताओ इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट वेरिएबल, से मैंने लिखा क्यों होती है, दे शो द वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट ड्यू टू, इसकी वजह ड्यू टू वेरी स्मॉल एनर्जी डिफरेंस बिटवीन 3D एंड इनके 3D और 4s में एनर्जी का गैप कम होता है, तो ड्यू टू विच, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन ऑफ बोथ, दोनों ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन 3D और 4s, दोनों ऑर्बिटल 3D और 4s वाले इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, दे पार्टिसिपेट, दे टेक पार्ट इन द बॉन्ड फॉर्मेशन में दोनों 3D और 4s, तो दो ऑर्बिटल शामिल हो, जिसकी वजह से इनकी ऑक्सीडेशन ज्यादा और वेरी होती रहती है। अब मुझे एक बात बताओ, इनमें से फिक्स ऑक्सीडेशन स्टेट किसकी है, स्कैंडियम और जिंक की। स्कैंडियम जब भी बनाएगा ना तो एस के और डी के भी इलेक्ट्रॉन निकालता, क्यों सर, अगर डी एस के निकालता है तो डी में एक होता है, तो ये एक इलेक्ट्रॉन अकेला नहीं रहता, इसलिए ये एक भी चला जाता है, तो हमेशा स्कैंडियम तीनों निकालता है और +3 की फॉर्म में रहता है, और जिंक हमेशा +2 की फॉर्म में। तो पूछा जाएगा कि डी ब्लॉक की फर्स्ट सीरीज में कौन से एलिमेंट्स है जिनकी ऑक्सीडेशन स्टेट फिक्स है, वो ये स्कैंडियम और जिंक, और इसलिए तो हम इनको नॉन टिपिकल ट्रांजिशन कहते हैं, क्योंकि ट्रांजिशन एलिमेंट्स तो उसे कहते हैं जिनकी ऑक्सीडेशन स्टेट वेरिएबल हो, लेकिन जिंक और स्कैंडियम की ऑक्सीडेशन स्टेट फिक्स है, तो फिक्स है तो इसका मतलब है ये ट्रू ट्रांजिशन नहीं है, बल्कि ये क्या है, नॉन टिपिकल ट्रांजिशन, ये खास तरह के ट्रांजिशन नहीं होते, क्योंकि इनके अंदर ट्रांजिशन वाली प्रॉपर्टी नहीं है, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट वाली नहीं, बाकी सब में। अब आप कहेंगे सर आपने ये ऑक्सीडेशन स्टेट को सर्किल लगाया रेड कलर से, इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि जो मैंने ऑक्सीडेशन स्टेट को सर्किल लगाया ना, इसका मतलब है वो उसकी क्या है, वो उसकी कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है, मतलब उस ऑक्सीडेशन स्टेट में ज्यादा रहना पसंद करता है, वो उसकी स्टेबल क्या है, ऑक्सीडेशन स्टेट है। स्कैंडियम की एक ये इसकी स्टेबल है। टाइटेनियम 2 इलेक्ट्रॉन भी निकालता है, 3 भी, लेकिन 4 ज्यादा निकालता है, तो कहने का मतलब है कि टाइटेनियम ना +4 की फॉर्म में ज्यादा रहना पसंद करता है, इसकी +4 कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो कब से तो टाइटेनियम +4 में ज्यादा, ऐसे नहीं कि +2 और +3 में नहीं रहता है, लेकिन ज्यादातर वो +4 की फॉर्म में रहता है, इसलिए इसकी +4 कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है। वेनेडियम की +5 में, वेनेडियम +5 की फॉर्म में ज्यादातर रहता है, ठीक है, तो इसकी ज्यादा, और क्रोमियम +3 में भी रहता है और +6 में भी रहता है ज्यादातर, ये इनकी कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है जिनमें ज्यादा रहना पसंद करते हैं, ठीक है। मैग्नीज +2 में, +4 में और +7 में, याद रखो ये 3 ऑक्सीडेशन स्टेट, तो मैग्नीज या तो +2 में या तो +4 में या तो +7 में रहना पसंद करता है। इसी तरह अगर हम बात करेंगे आयरन की, आयरन +2 में भी रहता है और +3 में भी रहता है, +4 में बहुत कम रहता है, +5 में बहुत रेयर केसेस में, लेकिन हमने कहा कोबाल्ट +2 और +3 में रहता है, +4 में बहुत कम रहता है, तो कॉपर की क्या +1 और +2 होती है। इसी तरह निकल +2 की फॉर्म में, जिंक +2 की फॉर्म में, तो ये इनकी कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट जिनको मैंने सर्किल किया है, मतलब इस ऑक्सीडेशन स्टेट में ये ज्यादा रहना पसंद करते हैं, तो ये थी ऑक्सीडेशन स्टेट। नेक्स्ट 6th प्रॉपर्टी कौन सी, फॉर्मेशन ऑफ इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स मींस नॉन स्टोकोमेट्रिक कंपाउंड। अब मुझे एक बात बताएं कि ये नॉन स्टोकोमेट्रिक कंपाउंड बना दे। कंपाउंड 2 टाइप के होते हैं, एक होते हैं स्टोकोमेट्रिक और एक होते हैं नॉन स्टोकोमेट्रिक। स्टोकोमेट्रिक पता है कंपाउंड्स कौन से? स्टोकोमेट्रिक कंपाउंड्स कहते हैं ऐसे कंपाउंड्स जिन कंपाउंड्स के अंदर एटम्स का रेशो फिक्स हो। क्या हो? एटम्स का रेशो फिक्स हो, और उन कंपाउंडों को हम स्टोकोमेट्रिक कंपाउंड कहते हैं। जैसे आपको पता है, जैसे ये एक कंपाउंड है मैग्नीशियम क्लोराइड, एक कंपाउंड है, ठीक है, मैग्नीशियम क्लोराइड एक कंपाउंड है। मैं आपसे पूछूंगा इसमें मैग्नीशियम कितने 1 और क्लोरीन कितने 2, तो इसका मतलब है इस कंपाउंड के अंदर मैग्नीशियम और क्लोरीन का रेशो फिक्स है। अच्छा, एक मैग्नीशियम के साथ हमेशा 2 ही क्लोरीन होंगे, कभी ऐसा होगा कि एक मैग्नीशियम के साथ 3 क्लोरीन हो, कभी कभी ऐसा होगा कि मैग्नीशियम के साथ 1 क्लोरीन, नहीं सर, मैग्नीशियम क्लोराइड के अंदर हर मैग्नीशियम के साथ 2 ही क्लोरीन होंगे, ये फिक्स है।
इसका मतलब है मैग्नीशियम क्लोराइड के अंदर मैग्नीशियम और क्लोरीन का रेशो फिक्स होता है, कभी भी ना मैग्नीशियम बढ़ेंगे ना क्लोरीन कम होंगे, ये फिक्स होता है। तो हमेशा जिन कंपाउंड्स के अंदर एटम्स रेशो फिक्स होता है उन कंपाउंड को हम स्टोकोमेट्रिक कहते हैं। तो ये जो मैग्नीशियम क्लोराइड ये एक स्टोकोमेट्रिक कंपाउंड है, इसमें एटम्स का रेशो फिक्स होता है। लेकिन मैं आपको खास बात बताऊं, ये जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं ना डी ब्लॉक वाले, ये जो कंपाउंड बना है इनके कंपाउंड्स का रेशो फिक्स नहीं होता, ये स्टोकोमेट्रिक नहीं होते, ये नॉन स्टोकोमेट्रिक होते, इनके अंदर रेशो फिक्स नहीं था। लेकिन आपको फार्मूले लगेगा लेकिन इसका रेशो फिक्स नहीं होगा। कैसे? तो मैंने लिखा है ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो होते हैं ना, दे फॉर्म द कंपाउंड, ये बनाते हैं कंपाउंड, लेकिन इनके कंपाउंड क्या होते हैं? इंडेफिनेट प्रोपोर्शन के होते हैं, इंडेफिनेट रेशो के, उनका कोई रेशो डेफिनेट नहीं होता फिक्स। और इनका स्ट्रक्चर, जब रेशो फिक्स नहीं है तो इनका स्ट्रक्चर भी इंडेफिनेट रहता है, इसलिए हम इन कंपाउंड्स को क्या कहते हैं? नॉन स्टोकोमेट्रिक कंपाउंड्स कहते हैं। कैसे? मैंने आपके सामने एक एग्जांपल लिखा है, ठीक है। मान लो ये क्या है? ये आयरन ऑक्साइड है। ये क्या है? ये आयरन ऑक्साइड है। अगर मैं यहां पर लिख दूं इसको, ये है आयरन ऑक्साइड, ये आयरन ऑक्साइड। अब मैं आपसे एक सवाल करूंगा कि मुझे एक बात बताओ, इस आयरन ऑक्साइड में आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे कि सर इस आयरन ऑक्साइड में एक आयरन है और एक ऑक्सीजन है, ऐसा लग रहा है आपको? ऐसा लग रहा है एक आयरन के साथ एक ऑक्सीजन है, फिक्स रेशो नहीं। याद रखो कि कभी भी आप आयरन ऑक्साइड का 1:1 नहीं कह सकते, याद रखो, क्योंकि इस आयरन ऑक्साइड के अंदर ना जरूरी नहीं कि ये 1:1 फिक्स हो सकता है आयरन का रेशो कम भी होता है। वो कैसे होता है मैं आपको समझाता हूँ। एक्चुअली क्या होता है कि अगर आप आयरन ऑक्साइड के स्ट्रक्चर देखें, उसका क्रिस्टल लैटिस स्ट्रक्चर देखें, तो आयरन +2 उसके साथ ऑक्साइड आए, फिर आयरन +2 इस तरीके से आयंस मिले होते हैं आयरन ऑक्साइड के, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ कि ये आयरन ऑक्साइड का सपोज कर हमने स्ट्रक्चर बनाया, इसमें आयरन के आयन कितने हैं? अगर मैं आपको कहूं इसमें आयरन के आयन कितने हैं, तो अब एक बात बताएं, अगर मैं इसको यहां पर लिख दूं, थोड़ा सा तवज्जो करें, ये आयरन है, ये ऑक्सीजन, ये +2 है और ये -2। मुझे एक बात बताओ, इसमें आयरन के आयन कितने हैं? इसमें आयरन के आयन अगर अकाउंट करेंगे तो 8 है, इसमें 8 आयरन के आयन। ऑक्साइड के आयन भी कितने हैं? 8। तो अब आप कहेंगे सर आयरन के आयन 8 है, ऑक्साइड के तो 1:1 बनेगा। मैंने कहा ठीक है, तो ये फिक्स रेशो हो गया, ठीक है। लेकिन आगे क्या होता है? एक्चुअली क्या होता है कि ये जरूरी नहीं है कि इस कंपाउंड में ये आयनिक स्ट्रक्चर कंप्लीट ये फिक्स है, मतलब इसके हिसाब से तो इसका रेशो फिक्स बन रहा है, क्योंकि 8 आयरन के आयन है, 8 ऑक्साइड, तो 1:1 में बन रहा है। लेकिन एक्चुअली क्या होता है ना कि आपको पता है इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट वेरिएबल होती है। ये जो डी ब्लॉक है अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज करते रहते हैं। एक्चुअली क्या होता है कि इनमें से ना ये जो आयरन के आयन है +2 वाले, इनमें से क्या होता है, कुछ आयरन के आयन +2 वाले फेरस आयन क्या करते हैं? अपना इलेक्ट्रॉन लॉस कर देते हैं बाहर। क्या कर देते हैं? इलेक्ट्रॉन लॉस कर देते हैं। मान लो इन्होंने, इस आयरन ने एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया, एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया, तो फिर ये आयरन जैसे ही लॉस करेगा तो ये +3 में चला जाए, क्योंकि ये अपने ऑक्सीजन स्टेट चेंज करते रहते हैं, तो इसलिए वो इलेक्ट्रॉन लॉस कर सकते हैं। +2 से +3 में चला गया आयरन +2। इसी तरह हमने कहा कि अब मुझे बताओ, इस आयरन +2 था, इसने एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया। क्यों लॉस करा? क्योंकि ये अपने ऑक्सीजन स्टेट चेंज करते रहते हैं, तो एक इलेक्ट्रॉन लॉस हो गया, ठीक है। अच्छा, अब मुझे एक बात बताएं, इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया, अब हमने कहा एक और आयरन है, उसने भी एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया, तो वो +2 से +3 में चला गया। अब मुझे आप बताओ कि पहले चार्जेस कितनी थी? एक आयरन पे 2 प्लस थी, तो 8 आयरन थे, तो पहले चार्जेस कितनी थी? पहले चार्जेस थी 16 प्लस चार्ज थी, और माइनस कितनी थी? वो भी 16 थी, क्योंकि एक ऑक्सीजन के ऊपर 2 माइनस है, तो 8 के ऊपर कितनी होगी? -16 हो जाएगी। अब हमने कहा पहले चार्ज, और आपको पता है कंपाउंड में प्लस और माइनस चार्ज बैलेंस होती है, लेकिन पहले जब कंपाउंड मैंने लिखा था तो उसमें 16 प्लस थी और 16 माइनस ओवरऑल बैलेंस था, और 8 आयरन के आयन 8 ऑक्साइड के आयन। क्लियर है? क्लियर है बात? अच्छा, अब मुझे बताओ, अब एक बात बताएं मुझे, अब मुझे बताओ, आयरन ने अपने इलेक्ट्रॉन, 2 आयरन के आयन ने 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए, तो वो +2 से क्या बन गए? +3 बन गए। अब +3 बन गए, अब आयरन के आयन तो 8 है और ऑक्साइड के आयन भी 8 है, मतलब रेशो फिक्स है, लेकिन चार्ज तो बैलेंस नहीं है ना, क्योंकि आयरन के 2 आयन ऐसे हैं जो +2 से +3 में बन गए। जब हमने कहा +2 से +3 में बन जाएंगे तो इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी हो जाएगी? +18। जब ऑक्सीडेशन से +18 हो गई, अब मुझे बताओ माइनस कितनी है? 60। तो क्या ये कंपाउंड एग्जिस्ट करेगा? क्या ये स्टेबल होगा? नहीं, ये स्टेबल नहीं रहेगा। फिर ये अपने आप को स्टेबल करने के लिए, अपने चार्ज को बैलेंस करने के लिए क्या करता है? पता है आयरन ऑक्साइड में क्या होता है? इस आयरन ऑक्साइड में चार्ज बैलेंस होने के लिए क्या होता है कि अब ये आयरन ऑक्साइड क्या करेगा? अपना कुछ आयरन का आयन क्या करेगा?
ये जो इसका आयरन +2 है ना, एक आयरन +2 ना ये निकाल देगा बाहर। क्या करेगा, एक आयरन +2 यहां से ये निकाल देगा, निकाल दिया। अब एक क्यों निकाल रहा है, अपनी चार्ज को बैलेंस करने, क्योंकि इसकी +18 हो गई है। अब +18 हो गई है तो ये अपना एक आयरन का आयन निकाल देगा, एक आयरन का आयन निकाल देगा। तो अब इसके ऊपर कितनी चार्ज हो गई, अब इसकी वापस +16 हो गई, चार्ज बैलेंस हो गई। अब चार्ज बैलेंस हो गई, लेकिन आयरन के आयन तो कम हो गए ना। पहले आयरन के आयन कितने थे, पहले आयरन के आयन थे 8, अब एक चला गया, तो जिसकी वजह से अब क्या ये 9 ये 7 हो जाएंगे, और ये कितने हो जाएंगे, ये 8 ही रहेंगे। अब मुझे बताओ रेशो फिक्स है। अब मुझे बताओ आयरन के आयन कितने। तो एक्चुअली क्या होता है कि आयरन ऑक्साइड, इस आयरन ऑक्साइड के अंदर ये लाजमी नहीं है कि सारे आयरन के एटम +2 वाले, इसमें कुछ +3 वाले भी होते हैं। और जब +3 वाले आयरन के आयन बढ़ जाते हैं तो फिर +2 वालों की क्वांटिटी कम हो जाती है। +2 वाले की क्वांटिटी कम हो जाएगी तो फिर रेशो भी चेंज हो जाता है। अब हमने कहा पहले तो आप 8:8 समझ रहे थे, लेकिन क्या करते हैं आयरन के +2 आयन अपने ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज करते हैं। ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज होने से इनके आयरन के आयन कुछ कम हो जाते हैं +2 वाले। जब आयरन के आयन अब कुछ कम हो गए तो अब मुझे बताओ 8 में से क्या हो गए, 7 हो गए। अब मुझे बताओ, आप कह सकते हो 1:1 है, नहीं। अब आप कहोगे सर इसका रेशो 1 होगा तो इसका रेशो 0.96 समथिंग होगा, 92 या 96 जो भी होगा, ठीक है, इस तरीके से होगा। अब क्या करेंगे, इसके अंदर +2 वाले और भी है ना, तो +2 वाले और भी क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन लॉस करेंगे, +3 में तब्दील हो जाएंगे। +3 में तब्दील हो जाएंगे तो क्या होगा, +3 में तब्दील, तो एक और आयरन निकाले, एक और आयरन निकलेगा तो फिर 6 से और 7 से 6 हो जाएंगे, फिर कम हो जाएंगे तो फिर रेशो 1:0.96 में फिर और कम हो जाएगा, 0.92 हो जाएगा, 0.89 हो जाएगा, फिर रेशो और कम हो जाएगा। तो इस तरीके से ये ऐसा क्यों करते हैं, इनका रेशो फिक्स क्यों नहीं होता, क्योंकि हम ये नहीं कह सकते कि आयरन जो इसके अंदर है वो +2 वाले सारे, हो सकता है इन आयरन के साथ साथ +3 वाले भी होते हैं। अगर +3 वाले आयरन भी होंगे तो याद रखो फिर कभी भी रेशो फिक्स नहीं होगा, क्योंकि जब +3 वाले आयन आ जाते हैं तो फिर कुछ आयन कम हो जाते हैं आयरन के, फिर रेशो 1:1 नहीं रहता, फिर रेशो चेंज हो जाता है और फिक्स ही नहीं होता। तो आयरन के आयन कम होते जाएंगे तो रेशो भी चेंज होता है। वो इसलिए कम होते रहते हैं कि ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज करते रहते हैं, जिसकी वजह से इनको कुछ आयरन निकलते रहते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से इनका रेशो फिक्स नहीं रहता। तो मैंने क्या लिखा है कि इनका रीजन क्या है, नॉन स्टोकोमेट्रिक बिहेवियर क्यों शो करते हैं, इनका रीजन है दे हैव द वेरिएबल ऑक्सीडेशन। इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट वेरिएबल होती है, ऑक्सीडेशन स्टेट अगर ये चेंज ना करते तो फिर इनका रेशो फिक्स रहता। तो इसलिए हम नॉन स्टोकोमेट्रिक कंपाउंड के ऊपर ना एक लाइन लगी होती है इसी बार, तो जब भी आयरन लिखी हो तो इसका मतलब ये नॉन स्टोकोमेट्रिक कंपाउंड लिखा हुआ ऐसे रहता है, लेकिन होते बेसिकली ये नॉन स्टोकोमेट्रिक है। इनके ऊपर लाइन लगी होती है, ठीक है, बार की तरह, तो जिसकी वजह से ये नॉन स्टोकोमेट्रिक शो करता है। तो इसकी वजह क्या है, रीजन क्या है नॉन स्टोकोमेट्रिक बिहेवियर का, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होने की वजह। और दूसरा भी रीजन है हैविंग होल्स एम्प्टी स्पेस इन देयर क्रिस्टल। आपको पता है इसके बारे में, आपने पढ़ा होगा, जैसे आपको पता है ये टाइटेनियम है, ये भी टाइटेनियम है, ये भी टाइटेनियम है, ये भी टाइटेनियम है, ये भी टाइटेनियम है और ये भी टाइटेनियम है। आपको ये भी पता होगा कि ये टाइटेनियम के एटम्स हैं, ठीक है, ये टाइटेनियम के एटम, और ये टाइटेनियम के एटम आपस में एक दूसरे के साथ क्या है, ये आपस में कनेक्ट है, मेटल बॉन्ड के जरिए से कनेक्ट है। और आपको याद रखो कि ये जो डी ब्लॉक वाले एलिमेंट्स है इनके अंदर जो एटम मिले होते हैं ना मेटेलिक बॉन्ड के जरिए से, और इनके मेटल के बॉन्ड के जरिए सीक्वेंस में मिले होते हैं और तरतीब से तो मिले होते हैं, लेकिन याद रखो कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स के एटमों के दरमियान में ना थोड़ा गैप होता है, एम्प्टी स्पेस होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, एम्प्टी स्पेस, हैविंग एम्प्टी होल्स होते हैं, याद रखो स्पेस होता है। तो ठीक है, तो एक तो रीजन ऑक्सीजन स्टेट वाला है, दूसरा कि इनके जो डी ब्लॉक वाले एलिमेंट्स है इनके अंदर एम्प्टी स्पेस होल्स होते हैं। तो इन एम्प्टी स्पेस होने की वजह से, खाली स्पेस होने की वजह से ना, तो क्या होते हैं कि इनके स्पेस के अंदर छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स जैसे हाइड्रोजन, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ये छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं, ये छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स जो होते हैं ना, ये छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं, ये इन एम्प्टी स्पेस के अंदर चले जाते हैं। इन एम्प्टी स्पेस को ना हम और क्या नाम देते हैं, हम इनको ना इंटरस्टिशियल क्या कहते हैं, इंटरस्टिशियल्स कहा जाता है। तो क्या होता है कि एक तो ये है आयरन ऑक्सीडेशन वेरिएबल, एक तो दूसरा इनके अंदर एम्प्टी स्पेस होता है। तो उस एम्प्टी स्पेस में क्या होता है कि जो छोटे छोटे मॉलिक्यूल होते हैं, नाइट्रोजन, कार्बन, बोरान और हाइड्रोजन, ये इनके पोर्ट्स के अंदर चले जाते हैं। जैसे ही इनके एम्प्टी स्पेस में इंटरस्टिशियल के अंदर चले जाते हैं और इनके साथ जुड़ जाते हैं मेटलों के साथ, और मेटलों के साथ जुड़ के क्या बनाते हैं, कंपाउंड बनाते हैं। लेकिन वो भी कंपाउंड क्या होते हैं, इंडेफिनेट होते हैं, मतलब कि वो भी नॉन स्टोकोमेट्रिक, उनकी कोई फिक्स रेशो नहीं होता। क्यों सर, क्योंकि इनके पोर्ट्स के अंदर हाइड्रोजन
और नाइट्रोजन इनकी क्वांटिटी कम भी जा सकती है ज्यादा, कभी ये हाइड्रोजन ज्यादा चले जाते हैं कभी कम भी जाते हैं, इसलिए इनका रेशो फिक्स होता ही नहीं है कि हाइड्रोजन इन पोर्ट्स के अंदर कम भी जाते हैं ज्यादा भी जाते। मान लो 10 भी गए 12 भी जाते हैं, अगर 10 जाएंगे तो 10 का रेशो बनेगा, 12 जाएंगे तो 12, 13 जाएंगे तो 13, तो इनका फिक्स रेशो हो जाए। तो एक तो इनके अंदर एम्प्टी स्पेस की वजह से इनमें छोटे मॉलिक्यूल एटम चले जाते हैं, जिसकी वजह से इनके साथ कंपाउंड बनाते हैं, वो भी कंपाउंड नॉन स्टोइकोमेट्रिक होते हैं, और इनके ऑक्सीडेशन स्टेट वेरिएबल होने की वजह से इनका रेशो भी डेफिनेट नहीं होता। तो याद रखो इनके कंपाउंड इंडेफिनेट रेशो के मतलब इनका फिक्स रेशो नहीं होता। एक तो ऑक्सीडेशन स्टेट वेरिएबल और दूसरा इनके अंदर होल्स होते हैं, तो उन होल्स के अंदर स्मॉल एटम्स जैसे हाइड्रोजन, बोरान और नाइट्रोजन ये इनके अंदर चले जाते हैं और इनके साथ मिलकर कंपाउंड बनाते हैं, लेकिन ये इनके अंदर ना फिक्स रेशो में नहीं होते, कम भी होते हैं ज्यादा भी होते हैं। ठीक है, तो जैसे हम यहाँ लिखते हैं टाइटेनियम हाइड्रोजन, अब मुझे बताओ हाइड्रोजन का रेशो फिक्स नहीं है, क्योंकि यहाँ इसका मतलब एक टाइटेनियम के अंदर 1.73, जरूर भी नहीं है 1.73, कम भी हो सकता है हाइड्रोजन। वेनेडियम हाइड्रोजन इसमें मत देखो हाइड्रोजन का रेशो 0.56 है, तो हो सकता है इसमें ज्यादा भी हो कम भी हो सकता है, क्योंकि और एलओआई जो होते हैं ना जब 2-3 मेटल मिक्स होते हैं तो उनका भी कोई फिक्स रेशो नहीं होता, वो भी इनडेफिनेट प्रोपोर्शन में मिलते हैं। ठीक है, तो ये क्या आते हैं, ये सब क्या है, ये इंटरस्टिशियल कंपाउंड, इनको इंटरस्टिशियल कंपाउंड भी कहा जाता है, क्योंकि इनको इंटरस्टिशियस के अंदर क्या करते हैं वो एटम मिलकर इनके साथ कंपाउंड बना दे। और ये नॉन स्टोइकोमेट्रिक कंपाउंड पूछे अगर आपसे कि बताओ डी ब्लॉक एलिमेंट्स वालों का नॉन स्टोइकोमेट्रिक बिहेवियर क्यों होता है, ड्यू टू एक तो वेरिएबल ऑक्सीजन स्टेट और दूसरा इनके अंदर एम्प्टी स्पेस होती है, 2 रीजन ध्यान में रखना। ठीक है, तो इंशाल्लाह फिर हम नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट लेक्चर के साथ मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।